नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए निर्देश दिया कि ऐसे मामलों की या तो बंद कमरे या जज के चेंबर में सुनवाई की जाएगी। आदेश खुली अदालत में पारित नहीं किए जाएंगे और उन्हें आधिकारिक एचसी वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति गौतम पटेल की पीठ ने मीडिया को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के तहत कार्यवाही प्रकाशित करने या अदालत की अनुमति के बिना किसी फैसले पर रिपोर्टिंग करने से रोक दिया है। केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक पूर्व न्यायिक अधिकारी की पूर्व पत्नी की ओर से दायर अपील को खारिज कर दिया। पत्नी ने अपील में उसे भेजे गए तलाकनामे को इस आधार पर अवैध घोषित करने की मांग की थी कि उसमें अपरिवर्तनीय शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जस्टिस ए.के. जयशंकरन नाम्बियार और जस्टिस मोहम्मद नियाज सिप्पी की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि इस मामले में एक वैध तलाक देने की पूर्व आवश्यकताएं पूरी की गई है। पीठ ने कहा, अगर बाद की घटनाएं नहीं हुई होती तो हम निश्चित रूप से इस आधार पर तलाक की घोषणा को अवैध मानते। हालांकि मौजूदा सबूतों से ये दिखता है कि तलाक की घोषणा के बाद भी 18 मई 2017 को वास्तव में सुलह के प्रयास किए गए थे, जिसमें परिवार के सदस्यों ने भाग लिया था। हालांकि वो असफल रहे। पक्षों के आचरण से पता चलता है कि उन्होंने 1 मार्च 2017 को सुनाए गए तलाक को उस तारीख से कभी भी अपरिवर्तनीय नहीं माना। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को भवानीपुर उपचुनाव की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए भारत के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज किया। इस सीट से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अगुवाई वाली पीठ ने हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव के खिलाफ भवानीपुर उपचुनाव में तेजी लाने के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखने के लिए प्रतिकूल टिप्पणी पारित की। दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान हेड कांस्टेबल रतनलाल मर्डर केस में मोहम्मद इब्राहिम को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का इस तरह से दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है कि ये समाज के ताने बाने को अस्थिर करने या दूसरों को चोट पहुंचाने का प्रयास करता हो। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने हेड कांस्टेबल रतनलाल की हत्या और पिछले साल राष्ट्रीय राजधानी को हिलाकर रख देने वाले उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान एक डीसीपी को सिर में चोट लगने के संबंध में आदेश पारित करते हुए ये टिप्पणी की। FIR 60/2020 PS दयालपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को 2 इस्लामिक संगठनों को इमाम हुसैन की शहादत के 40वें दिन दक्षिण मुंबई में केवल एक जुलूस निकालने की अनुमति दी। हालांकि ये अनुमति प्रतिबंधों के साथ दी गई। कोर्ट ने अनुमति देते हुए कहा, हमने अपने सामने पूरे मुद्दे पर अपना विचारशील और चिंतित विचार किया है, जबकि लोगों के अधिकारों और धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाना है, लेकिन साथ ही साथ राज्य द्वारा लगाए गए अभूतपूर्व कोविड-19 महामारी प्रतिबंधों के कारण समाज के सभी वर्गों को पालन करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं करने पर इसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, जिनसे हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के वकील आनंद डागा और सब इंस्पेक्टर अभिषेक तिवारी द्वारा महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल के खिलाफ जारी जांच में संवेदनशील दस्तावेज लीक करने के आरोपों के संबंध में दायर जमानत याचिकाओं पर दिल्ली उच्च न्यायालय 29 सितंबर गुरुवार को सुनवाई करेगा। उक्त लीक से जांच प्रभावित हुई थी। न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने भारी बोर्ड के कारण मामले को स्थगित कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने गरीब किराएदारों की ओर से लागू करने योग्य किराए के भुगतान के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिए गए वादे करने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने कहा कि एकल न्यायाधीश के आदेश के संचालन और कार्यान्वयन को सुनवाई की अगली तारीख यानी 29 नवंबर तक स्थगित रखा जाएगा। पीठ ने साथ ही सरकार से मौखिक रूप से ये भी पूछा कि क्या वो किराए का भुगतान करने के लिए तैयार है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सचिव को 17 वर्षीय नाबालिग बच्ची द्वारा दायर याचिका पर
2 दिनों के भीतर विचार करने के लिए कहा। उक्त याचिका में दिल्ली सरकार और इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंस लिवर और पित्त विज्ञान संस्था ILBS से उसने अपने बीमार पिता को लिवर दान करने की अनुमति देने का निर्देश दिए जाने की मांग की गई है। नाबालिग के पिता लिवर फेल्योर की एडवांस स्टेज से पीड़ित है। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने विचार व्यक्त किया कि मामले को मेडिकल बोर्ड को वापस भेजने के बजाय उस पर सचिव स्वास्थ्य GNCTD द्वारा विचार किया जाना चाहिए, जो जारी एक ज्ञापन के अनुसार सरकार की ओर से नामित उपयुक्त प्राधिकारी हैं। वहीं मेडिकल बोर्ड ने प्रत्यारोपण की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा, मामले को प्रतिवादी नंबर 2 के बोर्ड को वापस भेजने के बजाय ये न्याय के हित में होगा कि मामले पर तेजी से और 2 दिनों के भीतर सचिव स्वास्थ्य GNCTD द्वारा विचार किया जाए, जो कि नामित उपयुक्त प्राधिकारी भी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में IPS ऑफिसर राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिका सदरे आलम नामक एक व्यक्ति ने दायर की है। चीफ जस्टिस DN पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की खंडपीठ अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन CPIL के हस्तक्षेप आवेदन पर भी फैसला सुनाएगी। CPIL ने आरोप लगाया है कि आलम की याचिका सुप्रीम कोर्ट के समक्ष CPIL की ओर से दायर याचिका की कॉपी पेस्ट है। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।